देखते हैं क्या पृथ्वी की परतों का विभाजन। कल हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसा है। आज परतों का विभाजन देखते हैं। पहला होगा रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर कौन कौन होगा? ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मंडल, निचला बाह्यकोर, आंतरिक कोर। यांत्रिकी आधार पर देखते हैं। फर्स्ट में स्थलमंडल, नेक्स्ट दुर्बल मंडल, नेक्स्ट मध्य मंडल, नेक्स्ट केंद्र मंडल या गंभीर मंडल। केंद्र मंडल या इसी को बोलते हैं गंभीर मंडल। गंभीर नहीं, गंभीर, गंभीर मंडल। गंभीर नहीं है, गंभीर मंडल। स्वेस महोदय के अनुसार बताए थे क्या? श्याल सीमानिक है। इसको बोले थे श्याल सीमा निक। शेष महोदय के अनुसार श्याल सीमा निक खारिज कर दिया गया। इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको नहीं देखेंगे। ये पूरी तरह से खारिज हो गया। शेष महोदय का जो भी थ्योरी है, सिद्धांत है, पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। औचित्य इसका खत्म हो गया। पढ़ना कौन है? ये रासायनिक आधार पर, यांत्रिकी आधार पर। रासायनिक आधार पर ऊपरी क्रस्ट, उसके बाद निचला क्रस्ट, से थर्ड ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। इसके पढ़ने के बाद ये पढ़ेंगे यांत्रिकी आधार पर। फर्स्ट स्थलमंडल, सेकंड दुर्बल मंडल, मध्य मंडल, लास्ट केंद्र मंडल या गंभीर मंडल। गंभीर मंडल, ठीक है। एक एक कर देखते हैं। रासायनिक आधार पर फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद यांत्रिकी आधार पर। नोट करना है तो कर लीजिए, नहीं तो मिटाते हैं। ये ऊपरी क्रस्ट, ये निचला क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर।
देखिए यहाँ पे ऊपरी क्रस्ट या निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, बाएं कोर, आंतरिक कोर। ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में एक लाइन है। क्या है? एक लाइन है, यानी कि ये डिवाइड किया है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में, यानी कि इसमें अलग अलग कुछ मटेरियल हो गया, इसलिए डिवाइड किया गया। यानी कि ये है ट्रांजिशनल फेज, संक्रमण क्षेत्र है, ट्रांजिशनल जोन या ट्रांजिशनल क्षेत्र, संक्रमक क्षेत्र। जो ये लाइन इसकी और इसके बीच में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी कि ये कंटिन्यूअस को डिसकंटिन्यू कर रहा है। एक ही रहे, ये भी रहे सेम, ये भी सेम मटेरियल के रहे, तो कंटिन्यूअस में सब जाएगा ना, सेम है। लेकिन ये एक लाइन क्या कर रहा है? ये कंटिन्यूअस को तोड़ रहा है ना, तोड़ रहा है, कंटिन्यूटी को तोड़ रहा है। तो ये लाइन को ही वो तोड़ रहा है, इसलिए कहते हैं कंटिन्यूअस को तोड़ रहा है, यानी कि डिसकंटिन्यू कर रहा है, डिसकंटिन्यू। इसीलिए इस लाइन को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी लाइन। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी लाइन, यानी हिंदी में अशांतता, अशांतता। क्या बोलेंगे? अशांतता, डिसकंटिन्यूटी लाइन। ये जो लाइन है इसका नाम दिया गया कोनार्ड, कोनार्ड। सेम ये भी, इसका नाम दिया गया मोहो, मोहो। इसका नाम दिया गया रिपेटी, इसका नाम दिया गया गुटेनबर्ग। इस सब वैज्ञानिक का नाम है। कोनार्ड एक वैज्ञानिक था, उसी के नाम पे नाम रख दिया गया इसका। ये भी मोहो वैज्ञानिक, सब वैज्ञानिक थे, उसी का नाम पे रखा गया। ये लेहमैन, लेहमैन। यानी हम क्या बोलेंगे? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कौन डिसकंटिन्यूटी विभाजित कर रहा है? तो कोनार्ड। या ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कौन असंतुलता विद्यमान है? तो कोनार्ड। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच कौन असंतुलता विद्यमान है? मोहो, मोहो असंतुलता। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में कौन असंतुलता है? रिपेटी। निचली मेंटल और बाएं कोर के बीच कौन असंतुलता है? गुटेनबर्ग। बाएं कोर और आंतरिक कोर के बीच में कौन असंतुलता विद्यमान है? लेहमैन। बात आ रहा है ना समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछता है एग्जाम में। इसको क्या बोलते हैं? अशांतता। क्या बोलते हैं? अशांतता। ये लाइन को अशांतता, यानी कि कंटिन्यूटी को ब्रेक कर रहा है, इसलिए डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। हिंदी में अशांतता, कंटिन्यूटी का हिंदी होता है शांतता, डिसकंटिन्यूटी का हिंदी अशांतता। बात आ रहा है ना समझ में? अब इसी को हम डिटेल देखेंगे। ऊपरी क्रस्ट में क्या होता है, इसमें क्या क्या मटेरियल है, निचली क्रस्ट में सेम फंडा, ऊपरी मेंटल में, निचली मेंटल में, बाएं कोर, आंतरिक कोर, बस ये देखेंगे। ये डायग्राम अगर आपका मर्जी है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे ऊपरी क्रस्ट में क्या क्या है, ऊपरी क्रस्ट का विशेषता देखते हैं। ऊपरी क्रस्ट में क्या क्या देखेंगे? ऊपरी क्रस्ट क्या है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो है, यानी कि सतही क्षेत्र ऊपरी क्रस्ट होता है। इसका कितना होगा? इसका पूरा क्रस्ट का, पूरा क्रस्ट पहले ले लेते हैं। एक क्रस्ट है बाबू, इसका औसत गहराई 30 से 35 किलोमीटर है। 30 से 35 किलोमीटर पूरा क्रस्ट बोले हैं। तो क्रस्ट बोले तो ये निचली क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट को मिलाकर, ये क्या हुआ? क्रस्ट हुआ ना। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को मिलाएंगे तो क्रस्ट का निर्माण होगा, होगा या नहीं? एक क्रस्ट का विशेषता भी देख रहे हैं। क्रस्ट कितना? इसका औसत गहराई 30 से 35 किलोमीटर। कितना है? 30 से 35 किलोमीटर। इसमें देखिए ये इसको विभाजित कर रहा है। ये क्रस्ट को दो भागों में कौन विभाजित कर रहा है? कोनार्ड लाइन, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, कोनार्ड असंतुलता।
ये विभाजित कर रहा है। कौन कर रहा है? कोनाट आसंतता। इसी को क्या कहा, दो भागों में बांट दिया ना, एक ऊपरी क्रस्ट हो गया, ऊपरी क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट का विशेषता देख लेते हैं। ऊपरी क्रस्ट में क्या क्या है? ये बाबू क्रस्ट, ये जो क्रस्ट है हिमालय जैसा क्षेत्र में। अच्छा बाबू, ये देखिए, ये जो है पेन, ये पेन ऐसा रखे तो नहीं रह रहा है। देखिए रह रहा है, नहीं रह रहा है, नहीं रह रहा ना। लेकिन ये पेन को अगर इतना हम अंदर रखें, यानी कि ऐसा पृथ्वी के अंदर, यानी कि इतना इतना अगर दाब दे पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर मिट्टी से दाब दे गड्ढा करके, तो खड़ा रह जाएगा ना, रह जाएगा। लेकिन ऐसा रह रहा है, नहीं रह रहा। लेकिन इतना क्या करेंगे, गड्ढा करके इतना मिट्टी डाल देंगे तो खड़ा रह जाएगा। सेम हिमालय में है। हिमालय इतना ऊपर है बाबू, कम से कम कितना, 7-8 किलोमीटर ऊपर है, 7-8 किलोमीटर उसका हाइट ऊपर है। तो उसका भी तो नीचे होगा ना, उसका भी तो नीचे होगा ना, नीचे उसका दबा हुआ पृथ्वी के अंदर होगा, तब तो टिका हुआ है। पृथ्वी के ऊपर 8,000 8,500 किलोमीटर हाइट है। तो पृथ्वी संतुलित उसका रहने के लिए, खड़ा रहने के लिए पृथ्वी के अंदर भी तो रहना चाहिए ना। हाँ, रहता है। तो पृथ्वी के अंदर हिमालयी क्षेत्र में, पृथ्वी के अंदर जो है क्रस्ट में, ये क्रस्ट का हिमालय जैसे क्षेत्र में एक क्रस्ट का गहराई 70 किलोमीटर तक चल जाता है। 70 से 100 किलोमीटर, यानी 70 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चल जाता है? 70 किलोमीटर। यानी कि पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय जैसा पर्वतीय क्षेत्र में क्रस्ट की गहराई कितना चल जाता है? 70 किलोमीटर। ऐसे देखा जाए तो औसत गहराई कितना है? 30 से 35 किलोमीटर क्रस्ट का। अब देखते हैं बाबू ऊपरी क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट में क्या है? इस ऊपरी क्रस्ट में इसमें कौन सा तत्व विद्यमान रहता है? इसमें विद्यमान आपका हो गया सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सोडियम। कौन सा विद्यमान है? सिलिका, एल्यूमिनियम, सोडियम। ऊपरी क्रस्ट में कौन सा विद्यमान है? सिलिका, एल्यूमिनियम, सोडियम। ये सब याद करने वाला है। सिलिका, एल्यूमिनियम, सोडियम। ये ऊपरी क्रस्ट को महाद्वीपीय क्रस्ट का भी नाम दिया जाता है। इसको बोलता है महाद्वीपीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट को क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट में ग्रेनाइट जैसा प्रमुख चट्टानों की प्रमुखता होती है। कौन सा चट्टान? ऊपरी क्रस्ट में ग्रेनाइट जैसी चट्टानों की प्रमुखता होती है। कौन सा चट्टान? ऊपरी क्रस्ट में कौन सा चट्टान प्रमुख रूप से विद्यमान रहता है? ग्रेनाइट। कौन सा चट्टान है? ग्रेनाइट। ऊपरी क्रस्ट में कौन सा तत्व होगा? सिलिका, एल्यूमिनियम, सोडियम। सिलिका, एल्यूमिनियम, सोडियम। इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या बोला जाता है? महाद्वीपीय क्रस्ट। क्या बोला जाता है? महाद्वीपीय क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट में कौन सा चट्टानों की प्रमुखता पाई जाती है? ग्रेनाइट। कौन सी चट्टान? ग्रेनाइट चट्टान। क्रस्ट में हिमालय जैसी क्षेत्रों में, हिमालय जैसी क्षेत्रों में इसकी गहराई कितनी हो गई? 70 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर? 70 किलोमीटर। ये क्रस्ट की औसत गहराई पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर पृथ्वी, ऑल पूरा पृथ्वी को मिला दिया जाए तो उसका क्रस्ट का औसत गहराई देखा गया, कहीं ज्यादा कहीं कम रहता है। जैसे हिमालय क्षेत्र में 70 किलोमीटर, कहीं महासागरीय क्षेत्र में 5-10 किलोमीटर रहता है। तो बैलेंस करके औसत निकालने के बाद कितना आता है? 30 से 35 किलोमीटर क्रस्ट की औसत गहराई। इसको दो भागों में बांटते हैं क्रस्ट को, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट में कौन सी तत्वों की प्रमुखता पाई जाती है? सिलिका, एल्यूमिनियम, सोडियम। इसका एक और नाम है महाद्वीपीय क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट में कौन सी चट्टानों की प्रमुखता पाई जाती है? ग्रेनाइट।
नेक्स्ट क्या है, निचली क्रस्ट। निचली क्रस्ट निचली क्रस्ट में क्या क्या होगा, इसको बाबू बोला जाता है महासागरीय क्रस्ट। महासागरीय क्रस्ट, कौन सा क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट। नेम ही याद ही करना पड़ेगा आपको। इसमें तत्वों की, कौन सी तत्वों की प्रमुखता होती है, लोहा। लोहा का क्या होता है संकेत, Fe, कैल्शियम Ca और मैग्नीशियम Mg। निचली क्रस्ट को महासागरीय क्रस्ट बोलते हैं। इसमें कौन सी तत्वों की अधिकता है, लोहा Fe, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg। कौन सी तत्वों की, लोहा कैल्शियम मैग्नीशियम, लोहा कैल्शियम मैग्नीशियम। महासागरीय क्रस्ट बोलेंगे लोहा कैल्शियम मैग्नीशियम की अधिकता। इसमें बाबू बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। कौन सी चट्टान, बेसाल्ट चट्टान। निचली क्रस्ट में बेसाल्ट चट्टानों की प्रमुखता होती है। निचली क्रस्ट में बेसाल्ट चट्टानों की प्रमुखता होती है। निचली क्रस्ट महासागरीय क्रस्ट इसको बोलेंगे। तब लोहा कैल्शियम मैग्नीशियम की अधिकता रहेगी। तत्व, कौन से तत्वों की अधिकता है, लोहा कैल्शियम मैग्नीशियम। ये बेसाल्ट चट्टान आपको नहीं दिख रहा है, ऊपर में लिख देते हैं। कौन से चट्टानों की अधिकता, बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टानों की प्रमुखता होती है। बाबू ये जो क्रस्ट है, यानी कि क्रस्ट, ये मिलाकर ना, ये मिलाकर कुल पृथ्वी के आयतन का 1% है। कुल पृथ्वी के आयतन का 1% ही है। कितना प्रतिशत, 1%। कुल पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत है, 1%। क्या, क्रस्ट। लेकिन कुल पृथ्वी के भार का 0.5% है। कितना प्रतिशत, 0.5%। क्रस्ट पृथ्वी के कुल भार का 0.5% है। कुल आयतन, पृथ्वी के कुल आयतन का 1% है। क्रस्ट का हिमालय जैसे क्षेत्रों में इसकी गहराई 70 किलोमीटर तक। क्रस्ट का औसत गहराई 30 से 35 किलोमीटर तक। इसको दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट, एक निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट में सिलिका, एल्यूमिनियम, सोडियम तत्वों की अधिकता है। इसका नाम महाद्वीपीय क्रस्ट भी बोलते हैं। ऊपरी क्रस्ट में ग्रेनाइट चट्टानों की प्रमुखता होती है। निचली क्रस्ट में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। इसका एक और नाम महासागरीय क्रस्ट भी बोलते हैं। इसमें लोहा कैल्शियम मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता पाई जाती है। ठीक, इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट देखेंगे। इसमें एक और यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कौन विभाजित कर रहा है, कोनार्ड सांत्यता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला है, कोनार्ड, मोहो, रिपेटी, गुटेनबर्ग, लेमैन। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कौन डिवाइड कर रहा है, कोनार्ड। कौन, कोनार्ड। ठीक है, लिखिए इतना। रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को कुल 6 परतों में विभाजित किया जाता है। कुल 6 परतों में विभाजित किया जाता है। एक परत को दूसरी परत से अलग करने वाले संक्रमण क्षेत्र को असांत्यता डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। लिखिए, पृथ्वी की महत्वपूर्ण परतें निम्नलिखित हैं।
पृथ्वी की महत्वपूर्ण परतें निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, क्रस्ट देकर डैश मारिए। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है और इसकी मोटाई या गहराई लगभग 30 से 35 किलोमीटर तक है। लगभग 30 से 35 किलोमीटर तक है। इसे दो भागों में बांटा जाता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट, ऊपरी क्रस्ट देकर डैश मारिए। इसे महाद्वीपीय क्रस्ट भी कहा जाता है और यह हल्के पदार्थों जैसे सिलिका, एल्युमिनियम, सोडियम इत्यादि से निर्मित होती है। पैराग्राफ में लिखिए, इस परत में ग्रेनाइट चट्टानों की प्रमुखता है। हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्र में इसकी गहराई 70 किलोमीटर तक हो सकता है। बी में लिखिए निचला क्रस्ट। यह कोनार्ड परत द्वारा, नेक्स्ट में निचला क्रस्ट, यह कोनार्ड परत द्वारा ऊपरी क्रस्ट से अलग होती है। इसे महासागरीय क्रस्ट भी कहा जाता है। इसके निर्माण में बेसाल्ट नामक चट्टान की प्रमुखता है। और इसमें लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे भारी पदार्थ पाए जाते हैं। नोट में लिखिए, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 0.5%, और कुल आयतन का लगभग 1% क्रस्ट में शामिल होता है। नेक्स्ट मेंटल देखेंगे। मेंटल बाबू, ये जैसे क्या था, इधर डायग्राम देख लेते हैं। यही था मेंटल। मोह अशांतता तथा गुटेनबर्ग अशांतता के बीच होता है। मेंटल ये दोनों है ना, ये ऊपरी मेंटल, ये निचली मेंटल। क्या बोलेंगे? मेंटल मोह तथा गुटेनबर्ग अशांतता के बीच स्थित है। या बोल सकते हैं कि मेंटल ऊपरी क्रस्ट से मोह अशांतता से विभाजित होती है। बता रहे समझ में, इसी को घुमाते रहता है लैंग्वेज में एग्जाम में। मोह अशांतता से 2900 किलोमीटर तक स्थित है। कितनी तक? मोह अशांतता से 2900 किलोमीटर तक स्थित है। कितना? 2900 किलोमीटर तक स्थित है। इसमें बाबू ओलिविन तथा पायरोक्सिन नामक खनिज पाया जाता है। कौन सा? ओलिविन तथा पायरोक्सिन नामक इसमें खनिजों की अधिकता होती है।
ओलिविन तथा पायरोक्सिन नामक खनिजों की अधिकता होती है। इसका आयतन कुल पृथ्वी के आयतन का 83% है। कितना प्रतिशत घेरता है? 83%। कुल द्रव्यमान का पृथ्वी के कुल द्रव्यमान या भार का 68% है। मेंटल कितना प्रतिशत है? 68%। इसको दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल एक निचला मेंटल, एक निचली मेंटल। निचली मेंटल, ऊपरी मेंटल ये कहां से कहां तक है? मोहो अशांतता और रिपेटी अशांतता के बीच स्थित है। मोहो तथा रिपेटी अशांतता के बीच स्थित है, ये निचली मेंटल बाबू, ये निचली मेंटल हो गया ना, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। निचली मेंटल रिपेटी और गुटेनबर्ग के बीच स्थित है। यह रिपेटी और गुटेनबर्ग के बीच स्थित, गुटेनबर्ग अशांतता के बीच स्थित है। आ रहा है समझ में? इसकी मोहो अशांतता से, इसका गहराई कितना है? मोहो अशांतता से 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर तक? 1000 किलोमीटर तक। 1000 कहाँ से नापेंगे? ऊपर से मेजरमेंट करेंगे। इसका 1000 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक, या इसी को बोल सकता है रिपेटी अशांतता से 2900 किलोमीटर तक, यानी रिपेटी और गुटेनबर्ग के बीच स्थित। बात आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं। मेंटल में मोहो अशांतता से 2900 किलोमीटर तक है स्थित। इसमें ओलिविन तथा पायरोक्सिन खनिजों की अधिकता है। इसका पृथ्वी के कुल आयतन का 83% मेंटल का आयतन है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 68% इसका द्रव्यमान है। इसको दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल मोहो तथा रिपेटी के बीच स्थित है। यह मोहो से 1000 किलोमीटर तक स्थित है। निचली मेंटल रिपेटी और गुटेनबर्ग अशांतता के बीच स्थित है। यह 1000 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। इसमें लिख लीजिए, यह बाबू अर्धठोस से ठोस अवस्था में रहता है। अर्धठोस से ठोस अवस्था में पाया जाता है मेंटल। क्या? अर्धठोस से ठोस अवस्था में पाया जाता है। लिखिए मेंटल, इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रवाह। लिखिए इसमें मोहो परत क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। मोहो परत क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। पृथ्वी के मेंटल का विस्तार औसतन 30 किलोमीटर की गहराई से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। मेंटल में पृथ्वी के कुल भार का लगभग 68% और कुल आयतन का लगभग 83% भाग शामिल होता है। मेंटल में पृथ्वी के कुल भार का लगभग 68% और कुल आयतन का लगभग 83% भाग शामिल होता है। मेंटल में ओलिविन तथा पायरोक्सिन जैसे खनिज पाए जाते हैं। मेंटल में ओलिविन तथा पायरोक्सिन जैसे खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट, ऊपरी मेंटल, इसका विस्तार मोहो परत से 1000 किलोमीटर तक की गहराई हो सकता है।
ऊपरी मंडल में लिखिए इसका विस्तार मोह परत से 1000 किलोमीटर तक की गहराई हो सकता है। रिपेटी असंतरता ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल से अलग करती है। सेकंड, निचला मेंटल, इसका विस्तार रिपेटी परत से लेकर लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। रिपेटी परत से लेकर लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी का मेंटल अर्ध ठोस से ठोस अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी का मेंटल अर्ध ठोस से ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य तौर पर मैग्मा की उत्पत्ति मेंटल नहीं होता है। सामान्य तौर पर मैग्मा की उत्पत्ति मेंटल में ही होता है। नेक्स्ट क्या है, कोर। अब क्या था, लेमैन, ये गुटेनबर्ग, ये बाएं कोर, ये आंतरिक कोर। ये गुटेनबर्ग, ये लेमैन हो गया, बाएं कोर आंतरिक कोर। कोर देखते हैं। कोर, इसमें क्या है, इसमें है, इसको दो भागों में बांटेंगे, वही से बाह्य कोर आंतरिक कोर। इसका भार कुल पृथ्वी के भार का, कुल पृथ्वी के भार का 31.5% है। कितना है, 31.5%। कुल आयतन का, कुल आयतन का 16%। कितना प्रतिशत, 16%। इसको दो भागों में बांटेंगे, एक हो गया बाईं कोर, बाईं कोर, इसमें बाबू ये द्रवित अवस्था में, क्या है, द्रवित अवस्था या घुली हुई अवस्था में है। इसमें लोहा निकेल, लोहा और निकेल जैसे भारी पदार्थों की अधिकता है। बाईं कोर द्रवित अवस्था में है, यानी घुली हुई अवस्था में। ये इसमें लोहा निकेल जैसी भारी पदार्थों की प्रचुरता है, यानी कि अधिकता, प्रचुरता, ये सबसे ज्यादा लोहा और निकेल है। किसमें, बाईं कोर में। एक है बाबू आंतरिक कोर। सेकंड क्या है, आंतरिक कोर। आंतरिक कोर में एक सघनतम भाग है, क्या है, सघनतम भाग। पृथ्वी के सभी जितना भी परत है, इससे सब में मिला के सबसे सघन कौन है, आंतरिक कोर, यानी कि इसका घनत्व अधिक है। जब घनत्व अधिक होगा, जब घनत्व अधिक होगा तो इसमें भूकंपीय तरंग ज्यादा स्पीड से जाएगा। क्या जाएगा, ज्यादा स्पीड से। भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तरंगों की गति अधिक होगी। भूकंपीय तरंगों की गति सर्वाधिक होगी, सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक। कोर, कोर पृथ्वी के कुल भार का 31.5% है, कुल आयतन का 16%। इसको दो भागों में बांटेंगे, बाईं कोर, आंतरिक कोर। बाईं कोर द्रवित अवस्था में यह है, इसमें लोहा निकल जैसी इसमें प्रचुरता में पाई जाती है। आंतरिक कोर में सघनतम भाग है। जब सघनतम भाग होगा, घनत्व अधिक होगा, घनत्व अधिक होगा तो भूकंपीय तरंगों की गति
सर्वाधिक होगी। ये बाबू द्रवित अवस्था में, बाकी इधर कोई द्रवित अवस्था में नहीं है। और ये भी समय इधर इसमें कोर को दो भागों में कौन बांट रहा है, लेमन। ये निचली मेंटल से कोर को कौन विभाजित कर रहा है, तो गुटेनबर्ग। इसकी बाबू यहाँ ये शुरू होता है 2900 किलोमीटर से कहाँ तक जाती है, 6371 किलोमीटर तक, 6371 किलोमीटर। ये हो गया बाईं कोर, ये 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक है। कितना किलोमीटर है, 5150। ये 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। बात आ रहा है, समझ में दिख रहा है नीचे। ये दिख नहीं रहा है नीचे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं कितना, 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर। ठीक है, इसमें लिखिए कोर में, कोर देकर डैश मारिए, लिखिए 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित गुटेनबर्ग अशांतता से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक विस्तृत है। यह 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित गुटेनबर्ग अशांतता से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक विस्तृत है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे भी दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट, बाएं कोर यानी आउटर कोर, यह 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। यह 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। पृथ्वी का यह भाग पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है। यहाँ लोहा और निकेल जैसे भारी तत्व पिघली हुई अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह बाहरी कोर मूलतः पृथ्वी के भूचुंबकत्व का आधार है। भूचुंबकत्व स्टडी बताए थे लास्ट क्लास में। यह बाहरी कोर मूलतः पृथ्वी के भूचुंबकत्व का आधार है। आंतरिक कोर में लिखिए, इसका विस्तार 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई तक है। यह लोहा और निकेल जैसी भारी पदार्थों से निर्मित है। इसका विस्तार 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक है। यह लोहा और निकेल जैसे भारी पदार्थों से निर्मित है। अत्यधिक दबाव के कारण पृथ्वी की आंतरिक ओर जमी हुई है तथा अत्यधिक दबाव के कारण पृथ्वी की आंतरिक ओर जमी हुई अथवा ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह पृथ्वी का सघनतम भाग है, इसलिए भूकंपीय तरंगों की गति यहाँ सबसे अधिक होती है। यह पृथ्वी का सघनतम भाग है, इसलिए भूकंपीय तरंगों की गति यहाँ सबसे अधिक होती है। नोट में, पृथ्वी के कुल भार का 31.5% और कुल आयतन का लगभग 16% भाग पृथ्वी के कोर में शामिल है। पृथ्वी के कुल भार का 31.5% और कुल आयतन का लगभग 16% भाग पृथ्वी के कोर में स्थित है। इसमें क्या है, इसमें स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल और गंभीर मंडल।
ये स्थल मंडल हो गया, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल, गंभीर मंडल, गंभीर या केंद्र मंडल, गंभीर या केंद्र मंडल, ये स्थल मंडल, ये दुर्बल मंडल, ये मध्य मंडल, ये गंभीर मंडल। देखिए बाबू, ये जो स्थल मंडल है, ये स्थल मंडल कुछ नहीं, यह स्थल मंडल पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट तथा मेंटल के ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग, यानी कि स्थल मंडल किसके से निर्माण हुआ? ऊपरी क्रस्ट, ये जो ऊपर गया ना, पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है कि ऊपर भी ज्यादा रहता है। जैसे हिमालयी क्षेत्र में ऊपर 8 किलोमीटर है ना, 8 साढ़े 8 किलोमीटर, नीचे भी है। ऊपर उतना खड़ा कैसे है, नीचे भी होगा तब ना समस्थिति की संतुलनकारी बल लगता है। ऊपर है तो नीचे भी होगा ना, तो इसलिए इसका मोटाई कम से कम 70 से 100 किलोमीटर के आसपास है। कितना है? 70 से 100 किलोमीटर के आसपास है। इसका निर्माण स्थल मंडल का ऊपरी क्रस्ट प्लस निचली क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को मिलाएंगे तो कौन क्या बनेगा? स्थल मंडल। क्या बनेगा? स्थल मंडल। यानी कि इसमें ऊपरी क्रस्ट भी शामिल है, निचली क्रस्ट भी शामिल है और ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग। बाबू ये दुर्बल मंडल देख लीजिए। दुर्बल मंडल में क्या है? ऊपरी मेंटल के निचली भाग, ऊपरी भाग तो इधर आ गया ना, ऊपरी मेंटल के निचली भाग, ऊपरी मेंटल के निचली भाग क्या है? निचली भाग, ऊपरी मेंटल के निचली भाग, मध्य मंडल। ये मध्य मंडल में निचली मेंटल को शामिल करते क्या? निचली मेंटल को। गंभीर मंडल में कोर को। किसको शामिल करेंगे? कोर को। कोर यानी कि बाह्य कोर, आंतरिक कोर दोनों, उसी को ना कोर बोलते हैं। स्थल मंडल में ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मंडल के ऊपरी भाग को स्थल मंडल में शामिल करते हैं। ये मिलाएंगे तो स्थल मंडल का निर्माण होगा। इसकी गहराई 70 से 100 किलोमीटर। दुर्बल मंडल का बाबू ये पहले बताया जाता था 200 किलोमीटर इसका गहराई। कितना? 200 किलोमीटर। लेकिन अनुसंधान के अनुसार इसका नया डेटा आ रहा है 720 किलोमीटर। कितना? 720 किलोमीटर। यह अर्ध ठोस यानी कि सुगठ है। सुगठ बोले तो प्लास्टिक जैसा रहता है ना, प्लास्टिक किधर गया? जैसे ये प्लास्टिक है, ये सुगठ है। क्या है सुगठ? इसको कैसा भी ऐसा भी कर दिए, ये सुगठ हो गया। सुगठ यानी प्लास्टिक फैला दिए, फिर देखिए मोड़ दिए। ये क्या है? सुगठ। ये सुगठ, इसलिए यहाँ पे ये जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल ये दुर्बल मंडल पे तैरते रहता है। स्थल मंडल के बहुत बड़ा बड़ा टुकड़े होते हैं। स्थल मंडल के बड़े बड़े टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी लिखाएंगे। स्थल मंडल के बड़े बड़े टुकड़ों को क्या कहेंगे? प्लेट। यही प्लेट ये दुर्बल मंडल पे तैरते रहता है। क्या रहता है? तैरते रहता है।
यहीं से मैग्मा का उद्गार भी होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होगा। कहाँ से? दुर्बल मंडल से। समझ में आ रहा है? इसका कितना गहराई है? 200 किलोमीटर से 720 किलोमीटर। मध्य मंडल में क्या है? कुछ नहीं है। निचली मंडल को मध्य मंडल कहते हैं, गंभीर मंडल में कोर को ले लेते हैं। ये दुर्बल मंडल में बाबू ये सुगठ है ना, आर्द्र ठोस की अवस्था के रूप में है। तो यहाँ पे क्या होगा? भूकंपीय तरंग स्लो यहाँ पे चाहिए। कितना स्लो? यानी कि इसी को LVZ बोलेंगे, यानी कि लो वेलोसिटी जोन। लो वेलोसिटी जोन यानी कि क्या बोलते हैं? भूकंपीय तरंग निम्न गति क्षेत्र, निम्न गति क्षेत्र, लो वेलोसिटी जोन, लो वेलोसिटी जोन। बात आ रहा है समझ में? ये नोट कर लीजिए। ये डायग्राम अपना हिसाब से देख लीजिए। स्थल मंडल में लिखिए पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग है जिसकी औसत मोटाई 70 से 100 किलोमीटर तक भी हो सकती है। जिसकी औसत मोटाई 70 से 100 किलोमीटर तक भी हो सकती है। स्थल मंडल के अंतर्गत ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट और ऊपरी मंडल के ऊपरी भाग को शामिल किया जाता है। स्थल मंडल के अंतर्गत ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट और ऊपरी मंडल के ऊपरी भाग को शामिल किया जाता है। स्थल मंडल के बृहद टुकड़े को प्लेट कहते हैं। स्थल मंडल के बृहद बड़े बड़े टुकड़ों को क्या कहेंगे? प्लेट कहेंगे, प्लेट कहते हैं। स्थल मंडल के अंतर्गत महाद्वीप और महासागर दोनों आते हैं, दोनों को शामिल किया जाता है। स्थल मंडल के अंतर्गत महाद्वीप और महासागर दोनों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल में इसमें ऊपरी मंडल के निचले भाग को शामिल किया जाता है। ऊपरी मंडल के निचले भाग को शामिल किया जाता है। यह अर्धठोस या सुगठ है। यह अर्धठोस या सुगठ, सुगठ का इंग्लिश प्लास्टिक होता है, जैसी अवस्था में पाया जाता है। इसी दुर्बल मंडल के ऊपर यह अर्धठोस या सुगठ जैसी अवस्था में पाया जाता है। इसी दुर्बल मंडल के ऊपर स्थल मंडल या प्लेट तैरती रहती है। दुर्बल मंडल की औसत गहराई 200 किलोमीटर तक मानी जाती है। दुर्बल मंडल की औसत गहराई 200 किलोमीटर तक मानी जाती है, परंतु नए अनुसंधानों के अनुसार 720 किलोमीटर तक हो सकती है। 720 किलोमीटर तक हो सकती है। दुर्बल मंडल में पेरिडोटाइट नामक चट्टानें प्रमुखता में पाई जाती है। पेरिडोटाइट नामक चट्टानें प्रमुखता में पाई जाती हैं। दुर्बल मंडल को निम्न वेग क्षेत्र भी कहा जाता है। दुर्बल मंडल को निम्न वेग क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भूकंपीय तरंगों की गति कुछ कम होने लगती है। क्योंकि यहाँ भूकंपीय तरंगों की गति कुछ कम होने लगती है। नेक्स्ट थर्ड में मध्य मंडल। इसमें निचले मंडल को शामिल किया जाता है। इसमें निचले मंडल को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट गंभीर मंडल या केंद्र मंडल। इसमें बाहरी तथा आंतरिक कोर शामिल होते हैं। बाहरी तथा आंतरिक कोर शामिल होते हैं। बाहरी तथा आंतरिक कोर शामिल होते हैं। ठीक है बाबू, इसको मिटाते हैं। थोड़ा देख लेते हैं कि कौन सा तत्व किसमें, पृथ्वी के ऊपर कौन सा तत्व विद्यमान है सबसे ज्यादा। आरोही क्रम अवरोही क्रम देख लेते हैं।
शेष महोदय का बाबू पूरा सिद्धांत खारिज कर दिया गया, इसलिए छोड़ दिए सियाल सिमनी फेन। संपूर्ण पृथ्वी पर संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाली तत्वों का अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, अवरोही क्रम Fe यानी कि लोहा, ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम, निकेल, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व सबसे ज्यादा लोहा, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। लेकिन क्रस्ट में देखा गया बाबू, क्रस्ट में क्या है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन या सिलिका, मैग्नीशियम, निकेल, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। क्रस्ट में ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।